आखिर 1971 युद्ध के बाद जब हमने 93,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को सरेंडर करवाया था, तो फिर उसके बाद क्या क्या हुआ था? आखिर पाकिस्तानी युद्ध बंदी जेल में सुरंग खोदने में सफल कैसे हो गए थे? वो पाकिस्तानी अफसर कौन था जो अपनी चालाकी से भारत से पाकिस्तान भाग गया था? आखिरकार वो पाकिस्तानी युद्ध बंदी चलती ट्रेन से कूदकर भागने में सफल कैसे हो पाया था? 93,000 युद्ध बंदियों की वो सच्चाई जो आज तक हमारे सामने नहीं आई थी। चलिए जानते हैं कि आखिर उस दौर में क्या क्या हो रहा था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने खून का घूंट पीते हुए उस सरेंडर वाले कागज पर साइन तो कर दिए थे, मगर मन ही मन बड़ी साजिश को भी अंजाम दे रहे थे। और फिर 16 दिसंबर 1971 को हथियार डालने के 4 दिन बाद पाकिस्तानी जनरल नियाजी और उनके साथियों को कोरिबू विमान से कोलकाता ले जाया गया। भारतीय जनरल सगत सिंह इन लोगों को ढाका हवाई अड्डे पर छोड़ने आए थे। उनके बाद उन्हें फोर्ट विलियम के लिविंग क्वार्टर में ठहराया गया। जनरल जेकब ने सरेंडर दस्तावेज को दोबारा टाइप करवाया। असल में मूल दस्तावेज में सरेंडर का समय गलत बता रखा था। नियाजी और जनरल अरोड़ा ने उस पर दोबारा दस्तखत किए। जनरल नियाजी और उनके साथी युद्ध बंदियों को 3 मंजिला इमारत में रखा गया, जो हाल ही में नई बनी थी। वह बिल्डिंग एकदम साफ सुथरी थी। उन्होंने एक कमरे को खाने का कमरा बना दिया। उनका खाना भारतीय रसोइये ही बनाते थे। युद्ध बंदी तो युद्ध बंदी थे, आखिरकार उन्हें भी तो किसी तरह समय काटना था। तभी तो वे अपना बाकी समय रेडियो सुनने, किताबें पढ़ने और कसरत करने में समय बिताते थे। थोड़े समय बाद ही उन युद्ध बंदियों को, जिसमें नियाजी भी शामिल था, कोलकाता से जबलपुर के शिविर नंबर 100 में ले जाया गया। जनरल नियाजी बताते हैं कि वहाँ भी भारतीयों ने शानदार सुविधा दी थी। हर अफसर को एक शयन कक्ष और उससे जुड़ा एक बाथरूम दिया गया था। साथ में एक कॉमन लिविंग रूम भी था। वहाँ कमरे तो बहुत थे, इसलिए उन युद्ध बंदियों ने एक कमरे को नमाज रूम और दूसरे कमरे को मेस बना दिया था। उन्हें रोज एक जैसा खाना ही मिलता था। उबले हुए चावल, चपातियाँ, सब्जियाँ और दाल, कभी कभार तो उन्हें चिकन भी मिल जाया करता था। उन युद्ध बंदियों का कैंप चारों ओर से कंटीले तारों से घेर रखा था। कैंप के बाहर इन युद्ध बंदियों की सुरक्षा एक बेहद मजबूत बटालियन कर रही थी, जो 24 घंटे तैनात रहती थी। उस समय तक युद्ध बंदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद कड़े नियम बन चुके थे, जिन्हें जिनेवा कन्वेंशन नाम से जाना जाता है। और फिर उन नियमों के जरिए ही पाकिस्तानी अधिकारियों को जेल में 140 रुपए प्रति माह तनख्वाह भी दी जाती थी, जिनसे वो किताबें और लिखने के कागज और साथ ही रोजमर्रा की चीजें खरीदा करते थे। कुछ दिनों बाद मेजर जनरल शाहबेग सिंह को वहाँ उनकी सुरक्षा में तैनात कर दिया गया था। उनका व्यवहार नियाजी के साथ बेहद दोस्ताना था। वो कहा करते थे कि भारत सिखों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने नियाजी को खालिस्तान का वो नक्शा दिखाया था, जिसमें पूरी पंजाब शामिल था। बाद में 1984 में भारतीय सैनिकों ने स्वर्ण मंदिर के अंदर प्रवेश किया, तो जनरल शाहबेग भिंडरावाला के साथ लड़ते हुए मारे गए थे। उधर कर्नल हकीम अरशद कुरैशी, जो बाद में पाकिस्तान के मेजर जनरल बने थे, वे और उनके साथियों को ढाका से 21 दिसंबर को ही भारत लाया गया था। सड़क मार्ग और रेल से करीब 1 दिन और 1 रात का सफर तय करने के बाद वे रांची पहुँचे, जहां उन्हें युद्धबंदी शिविर नंबर 95 में ले जाया गया। लेकिन उन्होंने यहाँ से एक तरकीब के जरिए भागने की योजना बना रहे थे। उन्हीं दिनों एक भारतीय अफसर ने कैंप का दौरा किया, मगर जेल का माहौल देखकर वह बेहद नाराज हुए कि शिविर को ढंग से मेंटेन नहीं किया जा रहा है। जब वो अफसर चला गया, तो पाकिस्तानी युद्ध बंदियों ने भारतीय जैसियों से कहा कि वो हमें फावड़े और खुरपी उपलब्ध करवाएं, ताकि हम हर बैरक के सामने फूलों की क्यारी बना सके, ताकि अगली बार जब कमांडेंट आए तो उसे देखकर खुश हो जाए। भारतीय सैनिकों ने उन्हें ये दोनों चीज दे दी गई। पाकिस्तानी दिन में बागबानी करते और रात में इनकी मदद से सुरंग खोदते। खोदी हुई मिट्टी को बैरक की सीलिंग में ही दबा दिया करते थे।
लेकिन एक दिन वह बैरक की दीवार इस मिट्टी को सहन नहीं कर पाई और गिर गई थी। उस मिट्टी की भनकने लगे, इसलिए उस मिट्टी को पौधों में डाल दिया गया। जब सुरंग अपने अंतिम चरण में पहुंची, तब तक उन्होंने भारतीय सैनिकों की मदद से अपनी सोने की अंगूठियां, घड़ियां और दूसरी मूल्यवान वस्तुएं बेचकर काफी रुपए जमा कर लिए थे। लेकिन जिस दिन इन पाकिस्तानी सैनिकों को सुरंग के जरिए निकल भागना था, उसी दिन भारतीय अधिकारी ने सभी युद्ध बंदियों को कैंप के बीचों बीच एकत्रित होने के लिए कहा गया और उनके चारों ओर भारतीय सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी गई। असल में पिछली रात ही भारतीय कर्नल कमांडर एक कैदी के बैरक में गए तो देखा कि कुछ लकड़ियां जमा की हुई थी। उन्हें हटाया गया तो पाया कि एक बड़ी सुरंग दिखाई दे रही थी। उसके बाद उन सारे पाकिस्तानी कैदियों को एक जगह बुलाया गया और कहा गया कि जो लोग इस करतूत में शामिल है वे अपना जुर्म कबूल कर लीजिए, ताकि बेगुनाहों को इसमें शामिल न होना पड़े। और इस तरह पाकिस्तानी युद्ध बंदियों में से 29 सैनिकों ने इस हरकत की जिम्मेदारी ली। असल में ये सुरंग वाली पोल खोलने वाला एक पाकिस्तानी बंदा था। उस पाकिस्तानी फौजी ने ही उनसे धोखा किया था। इस सुरंग का राज भारतीयों को बता दिया और वे पल पल की मुखबिरी करता रहा। शाम को उन युद्ध बंदियों को इसकी सजा दी गई। उनकी चारपाइयां और निजी सामान छीन लिया गया। हॉल में साथ खाने की सुविधा वापस ले ली गई। खाने के बाद टहलने और बाहर से कोई वस्तु मंगाने पर पाबंदी लगा दी गई। युद्ध बंदियों की दिन में कई बार हाजिरी ली जाने लगी। थोड़े दिनों बाद इन दोषी सैनिकों को कैंप नंबर 95 से कैंप नंबर 93 में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर उन्हें बहुत कम दिनों के लिए रखा गया था। और फिर उसके बाद एक दिन 20 जून 1972 को 29 पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को हथकड़ियां पहनाई गई, एक ट्रक में लादकर रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया। बाकी वाले युद्ध बंदी ये नजारा देख रहे थे। उन्हें यह साफ संदेश था कि ऐसी हरकत दोबारा स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्हें ट्रेन के एक ऐसे डिब्बे में बिठाया गया जिसे बाहर से लॉक किया जा सकता था। हथकड़ियों के साथ पाँव में बेड़ियां पहनाई गई थी। खाना खाते समय भी उनके हाथ खोले नहीं गए थे। हथकड़ियों के साथ खाना एक तरह की सजा थी, क्योंकि वे जितना खाना खा रहे थे उससे ज्यादा उनके कपड़ों पर खाना गिर रहा था। ये सफर चल ही रहा था कि अचानक युद्ध बंदियों को लगा कि वे दुनिया के 8वें अजूबे ताजमहल को देख रहे हैं। और हुआ भी यही। आखिरकार वे युद्ध बंदी आगरा पहुंच चुके थे। तारीख थी 21 जून 1972 की। यह दिन भारत का सबसे लंबा और गर्म दिन था। आगरा जेल उस दौर की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती थी। यहाँ करीब 200 पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को रखा गया था। एक पाकिस्तानी अफसर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद यहाँ से भागने में सफल हो गया था। असल में कैप्टन रियाज उल हक ने बीमार होने का बहाना बनाया और इस युद्ध बंदी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। एक दिन वो डॉक्टर का सफेद कोट पहनकर अपने गले में स्टेथोस्कोप लगाकर हॉस्पिटल से भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। इसी तरह कैप्टन सुजाद अली भी चलती ट्रेन से कूदकर भागने में सफल रहे थे। लेकिन इसका बदला लेने के लिए भारतीय सैनिकों ने एक दूसरे सैनिक को गोली मार दी थी। अगर इन कुछ बातों को छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी युद्ध बंदियों के साथ बहुत बेहतर व्यवहार किया था। यहाँ तक कि इन युद्ध बंदियों के लिए मनोरंजन भी किया जाता था, जिनमें मुशायरे और फिल्म शो शामिल थे। उन पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को पाकीजा और गुलाम जैसी मूवी भी दिखाई जो उन्हें खासी पसंद भी आई थी। यहाँ तक कि वाशिंगटन पोस्ट के एक संवाददाता ने इन युद्ध बंदियों के कैंप में दौरा किया था और लिखा था कि कहीं भी दुनिया में युद्ध बंदियों के साथ ऐसा अच्छा व्यवहार कभी नहीं किया गया था। युद्ध बंदियों को वही कपड़े और राशन दिए जाते थे जो भारतीय सैनिकों को मिलते थे। युद्ध की समाप्ति के बाद जहां एक और युद्ध बंदियों को बैरक में रखा गया, तो फिर भारतीय सैनिकों को तंबुओं में रात गुजारनी पड़ती थी। हमारे सैनिक हमसे ही नाराज दिख रहे थे, क्योंकि एक तरफ बैरक में पानी भी आ रहा था और कूलर पंखे चल रहे थे, जबकि तंबुओं में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। जब भी मुस्लिमों का त्योहार आता तो युद्ध बंदियों को भी बधाइयां दी जाती थी। और फिर भारत ने 2 अगस्त 1972 के शिमला समझौते के तहत 93,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदियों की रिहाई का आदेश दे दिया था। और इस तरह
पाकिस्तानियों की घर वापसी हो गई थी। यह केवल भारत देश में ही संभव हो सकता है। यूनिक डिस्कवरी टीम भारतीय जवानों को सैल्यूट करती है। जय हिंद, वंदे मातरम।